ठीक है, सो दिस वाज I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। एक सेकेंड वेट करना। ठीक है, तो यहां से बेटा हमें मिला E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने डिराइव किया था बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ्स। और वहीं से अगर मैं इस इक्वेशन को R से डिवाइड कर दूं, देन वी विल गेट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन थी हमारी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि ग्राफिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि स्टेडी करंट को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे कि स्टेडी करंट में आई की वैल्यू चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था हमारा स्टेडी करंट। बट ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास, क्योंकि डिपेंड करता है साइन ओमेगा टी पे, तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक साइनसॉइडल नेचर होगा, यानी इट विल मूव इन अकॉर्डेंस विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ आइदर ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ठीक है बेटा, या तो आप इसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर आप इसको कहेंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अगर हम लोग करंट की टर्म्स में बात करें तो करंट, और ईएमएफ की टर्म्स में बात करेंगे तो ईएमएफ। तो पीक वैल्यू को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से, ठीक है, या फिर ई नॉट से, या फिर आप इसको ई मैक्सिमम और आई मैक्सिमम भी लिख सकते हो। तो स्टेडी करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ करंट वेरी नहीं करता। इट मींस यहाँ पर करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, बट क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट वेरी करता है डिफरेंट साइकिल्स के अंदर, यानी हाफ पॉजिटिव साइकिल होगी तो हाफ नेगेटिव साइकिल हमें नेक्स्ट फेज में मिलेगी। इट मींस कि वन कंप्लीट वेवलेंथ या वन कंप्लीट टाइम पीरियड में देयर आर टू साइकिल्स, और ये फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, यानी कि ये अपने आप को एक पर्टिकुलर पीरियड के साथ चेंज करेगा, या हम ये कहें कि रिपीट करेगा। सो दिस नेगेटिव हाफ साइकिल विल रिपीटेड आफ्टर वन मोर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, फिर आपको एक और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। इट मींस कि ये फंक्शन कैसा है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में और स्टेडी करंट में सबसे बड़ा फर्क होता है कि यहाँ करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये टाइम के साथ साथ वेरी करती रहती है। सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज योर स्टेडी करंट। ओके, यस सर। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट और स्टेडी करंट के डिफरेंस को जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, वो है कि हमें घर में क्या मिलता है। हमारे घर में हमें जो ईएमएफ मिलता है वो कैसा ईएमएफ होता है, उसका नेचर कैसा होता है। उसका नेचर होता है बेटा ऑल्टरनेटिंग। अब क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी हाफ साइकिल्स के बाद अपनी पोलैरिटीज चेंज करेगा, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में इफ इट इज पॉजिटिव तो सेकंड हाफ साइकिल में इट बिकम्स नेगेटिव, उसके बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन फिर अगेन नेगेटिव, ये रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में अगर मान लो कि मुझे इस करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी होती तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि जितनी देर तक के लिए मुझे करंट मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू
उससे मैं डिवाइड कर दूं, यानी मैक्सिमम वैल्यू को उतने टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो, अगर आपके पास एक साइनसॉइडल फंक्शन हो तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो एवरेज जब भी कभी आप निकालेंगे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल टी हाफ ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर नेक्स्ट टी हाफ में ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। तो एवरेज निकालने के लिए जब आप इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 अप टू IN अपॉन n, ये हमें क्या मिलेगा? 0। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज थी उतनी ही हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, और जब आप इनको ऐड करते हो तो नेट आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो एवरेज वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ठीक है? यस सर। तो अगर एवरेज वैल्यू, ध्यान से समझो, ठीक है, अगर एवरेज वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब जो हमें पीछे से करंट मिल रहा है तो उसकी भी तो एवरेज वैल्यू 0 होगी, वो भी तो साइनोसॉइडल इन नेचर है। और अगर साइनोसॉइडल नहीं होगा तो हो सकता है कोसाइनोसॉइडल हो, यानी कि कॉस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हो। इन बोथ द केसेस एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो एवरेज करंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। बट हम कुछ बिल तो पे करते हैं ना, एंड देन व्हाई वी आर पेइंग दैट बिल, ठीक है, वो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि वो एवरेज वैल्यू फिर कैसे निकाली जाए। एसी की एवरेज वैल्यू कभी भी वन कंप्लीट साइकिल पर आप निकालोगे तो 0 मिलेगी, इसीलिए एवरेज वैल्यू हमेशा कंसिडर की जाती है ओवर हाफ साइकिल। ठीक है? तो जितनी एवरेज वैल्यू यहां पर होगी उतनी ही एवरेज वैल्यू हमें इस हाफ में भी मिलेगी। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें? इस पर्टिकुलर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखेंगे बेटा कि आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है क्वेश्चन की लैंग्वेज में से कि एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू क्या है। अब आरएमएस वैल्यू का एक नाम और होता है, इसे हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है? आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। तो हम आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू के बीच में किस तरह से डिफरेंशिएट करें, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है? यस सर। लिखो, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल। The average value of alternating current or AC, the average value of AC over half cycle is that steady current which will send the same amount of charge in a circuit in half cycle as is sent by the given alternating current in the same circuit in the same time. In the same circuit in the same time. अब इसको यहां से समझो।
मान लो कि हमारे पास ये हमारे पास एक सर्किट है, लेट्स से कि ये एक स्टेडी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी कि ये मेरा डीसी सर्किट, रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ अप्लाइड ई, और इसके बिल्कुल साथ में हमने लगा दिया एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट, यानी यहां से हमने एसी प्रोवाइड किया, दिस इज आर। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डीसी सोर्स का वो तो एक बैटरी होती है, ठीक है, या एक सेल होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ये एक ऑल्टरनेटिंग साइन, ठीक है, जनरली 2 डॉट्स लगाते हैं इसके साथ, तो दिस इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 सर्किट्स हैं, वो ये कहता है कि जितना चार्ज हाफ साइकिल में, जितना चार्ज हाफ साइकिल में एसी सर्किट इस रेजिस्टर के थ्रू पास कर पाएगा, उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में अगर डीसी सर्किट भी इसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास करा दे, यानी डीसी सोर्स भी इसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास करा दे, तो डीसी सोर्स की वो वैल्यू एसी की एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अब जो एसी करंट हमने यहां पे अप्लाई करा था वो हमने अप्लाई करा था I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट यहां कितना जा रहा था I, तो बेटा बाय डेफिनेशन फॉर डीसी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते थे I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, बट टी कितना होना चाहिए, टी बाई 2 होना चाहिए, तो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी बाई 2, यानी कि आप Q की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे I इंटू टी बाई 2, ठीक है। दिस इज योर चार्ज बाय डेफिनेशन इन केस ऑफ डीसी सर्किट, बट इन केस ऑफ एसी सर्किट क्या होगा, लेट I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, तो dq इज इक्वल्स टू IDT, है ना, लिख सकते हैं। Yes, sir. एट एनी गिवन इंस्टेंट I की वैल्यू कितनी है, I sin ओमेगा एंड दिस इज dt। तो अगर मैं स्टेट कर दूं, टाइम क्या लिया था 0 से t बाई 2, क्योंकि कितने टाइम में पास कराना था उतना ही चार्ज हाफ साइकिल में पास कराना था, तो अगर मैं इसको 0 से t बाई 2 ले लूं तो नेट चार्ज यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा, I नॉट इंटीग्रल 0 टू टाइम t बाई 2 साइन ओमेगा टी dt। अब बेटा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज I नॉट cos omega t upon omega with a negative sign from 0 to t by 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q मिल जाएगा I नॉट अपॉन ओमेगा माइनस ऑफ cos ओमेगा t by 2 माइनस ऑफ cos 0, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f, या फिर ओमेगा को या तो आप लिख सकते हो 2 पाई f, या फिर आप क्या लिख सकते हो 2 पाई बाय कैपिटल T लिख सकते हैं। Yes, sir. तो अगर मैं यहां पर ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी लिख दूं तो t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो दिस बिकम्स 2,
तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 2I0 by ओमेगा। आ गई? If this was your first equation and this is your second one, so comparing 1 and 2, comparing 1 and 2, तो I into T by 2, एक काम करो, ये DC के लिए था तो यहाँ DC लिख लो आप, आसान हो जाएगा आपके लिए याद रखना। तो I DC into T by 2 is equal to 2 times of I naught, ओमेगा को 2 पाई by T वापस लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया I DC is equals to 2 times of I naught by pi। आ गई इक्वेशन, यानी एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया I DC और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के बीच में। Yes, sir. Now this value of IDC हमने ऑलरेडी कहा था कि जितना चार्ज AC करंट पास कराएगा इस रेजिस्टर के थ्रू टाइम T/2 में, अगर उतना ही चार्ज DC भी पास करा दे उतने ही टाइम में, then that value of DC is called the average value of AC। तो यानी IDC ही हमारी क्या है, एवरेज वैल्यू है। Therefore I average is equals to 2 times of I naught by pi। Similarly, E average is also equal to 2 times of E naught by pi। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये वैल्यू को 2 I naught by pi को मैं वैसे सॉल्व करूं तो देखो क्या लिख सकते हैं। 2 times of I naught by pi, pi की वैल्यू 22/7, so this is 14 upon 22 I naught। जब आप इसको सॉल्व करोगे then this becomes 63.7% of I naught। यानी अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं इसकी, तो ये मेरा अगर ऑल्टरनेटिंग करंट था एंड दिस इज माय पीक वैल्यू I naught और ये ओमेगा टी है, तो बेटा I एवरेज आपको कहां मिलेगी, 63.7 पे। यानी ये आपका I naught by 2 होना चाहिए, यानी 50% ऑफ द पीक वैल्यू, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहां पर। तो डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपकी एवरेज वैल्यू होगी करंट की। ठीक है? I एवरेज यानी ये वैल्यू कितनी है, 63.7%। ठीक है बेटा? Yes. तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC is 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC होता है, एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो जनरली एवरेज कैसे निकलती है, 50% होती है। जनरली हम एवरेज को हाफ ही बोल लेते हैं, ठीक है? लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एवरेज वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 63.7%। क्यों ऐसा होता है, इसका भी एक रीजन है। देखो, आपने जब भी कभी ऑल्टरनेटिंग साइकिल की बात की तो एक ही वैल्यूज आपको दो डिफरेंट इंस्टेंट्स पर मिलती हैं। देखो मिल रही है ना, ये टाइम t1 और ये टाइम कुछ t1 डैश। यहां पर भी देखो दो डिफरेंट वैल्यूज एक ही टाइम पे, यहां पर भी दो डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग टाइम पे, कहने का मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग टाइम पे, और ये आपकी पीक वैल्यू है। तो इनिशियली करंट इंक्रीज जब कर रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन जब करंट डिक्रीज कर रहा है तो भी टाइम बढ़ता है आपके पास। तो एवरेज वैल्यू जनरली आपको मोर देन 50% मिल रही है यहाँ पर। ठीक है? Yes, sir. तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्लियर है सबको? Yes, sir. बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir.
ओके बेटा, नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अब आरएमएस का मतलब क्या होता है? आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअल में जो हमें मिलता है हमारे घरों में वो ना पीक वैल्यू होती है ना एवरेज वैल्यू होती है, वो होती है आरएमएस वैल्यू। वो हमें मिलती है आपकी वर्चुअल वैल्यू मिलती है। अब ये वर्चुअल वैल्यू है क्या, कैसे मिलती है और कैसे हम लोग वर्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, इस बात को समझें। मान लो कि ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल है और देयर आर n नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल्स, तो डिफरेंट करंट्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी साइकिल पे होंगे। लेट्स से ये T1 था, ये T2, ये T3, ये T4, तो ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा, ये I4 होगा, ये I5 होगा। ऐसे करके देयर आर n नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ करंट्स। तो एक मेथड और निकाला जाता है मीन वैल्यू निकालने का, जहां पर हम लोग कंप्लीट साइकिल को यूज करते हैं, लेकिन हम उसके नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते। तो नेगेटिव साइन को या तो हम ड्रॉप कर दें, लेकिन ड्रॉप करने का कोई खास रीजन है नहीं क्योंकि फेज तो चेंज हो रहा है। सो देयर इज द मेथड ये था कि आप क्या करें, सभी करंट्स का स्क्वायर कर दें, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर, और इस पूरे को किससे डिवाइड कर दें? n से। ठीक है, और n से डिवाइड करने के बाद आप इसका क्या ले लें? रूट। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका रूट ना लेता तो मुझे क्या मिलता? I स्क्वायर ही मिलता ना, है ना? Yes, sir. I मीन स्क्वायर मिलता। लेकिन अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो फिर मुझे क्या मिलेगी? मीन वैल्यू मिलेगी, लेकिन किसमें? रूट में। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं IRMS। जनरली IRMS निकालने की जरूरत हमें पड़ती है डिजिटल सिग्नल्स में। नाउ डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट इन योर कोर्स, बट आपकी NCERT में ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर उसने आपको एक स्क्वायर वेव पल्स दे रखी है, ये रही, ये एक स्क्वायर वेव पल्स दी है उसने। और इस स्क्वायर वेव पल्स में वो ये कहता है कि ये जो करंट है आपका, ये है -2 एम्पियर्स, ये है आपका +2 एम्पियर्स, और टाइम 2, 4 और 6 सेकेंड्स। तो यानी कि इक्वल इंटरवल्स में करंट चेंज हो रहा है स्क्वायर पल्सेस के अंदर। तो इसकी एवरेज निकालने को कहता है। अब इसकी एवरेज निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप क्या करें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लें। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? IRMS इज अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको कितने से डिवाइड कर दें? 3 से, क्योंकि कितनी पल्सेस थी, कितने सिग्नल्स थे? 3 थे। तो 3 सिग्नल्स को आपने डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास 3, 4 4 8 4 12, ये आ गया 4 अंडर रूट, यानी कि वैल्यू आ गई 2 एम्पियर्स। तो IRMS भी यहां पर कितनी आ गई? 2 एम्पियर्स आ गई। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. बट अब किसी के दिमाग में ऐसे ही थोड़ी आ गया होगा कि ये वाला मेथड अप्लाई कर लो, एक और एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका आ जाएगा। नहीं, एक्चुअल में यहां पर इसको यूज करने के पीछे एक रीजन है। अब आप सोचो, हर पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस जब भी कभी आप उसके थ्रू कुछ करंट पास कराओगे, ऑब्वियसली कोई भी कंपोनेंट है तो उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस है, और आप उसके थ्रू अगर कुछ करंट पास कराते हो तो कुछ हीट डेवलप होती है, वहां पर कुछ हीट डिसिपेट होती है ना। Yes, sir. किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जब भी कभी कुछ करंट पास करेगा बेटा,
तो वहां पर जो हीट डिसिपेट होगी दैट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RT, होगी ना? Yes, sir. यानी कि हीट डिपेंड करेगी इस बात के ऊपर कि रेजिस्टेंस कितनी थी और कितने टाइम के लिए करंट उसके थ्रू पास कर रहा है। बट एक चीज यहाँ आप ऑब्जर्व करो कि फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिकली I स्क्वायर दे रहा है, लेकिन हीट यानी एनर्जी कैसा कंपोनेंट होता है? वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है या स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सीरीज और इन पैरेलल लगे हुए हों, तो वो सारे के सारे के अक्रॉस जो हीट डेवलप होगी दैट हीट विल बी एडेड आउट ना, टू गेट द नेट हीट डिसिपेशन। ऐड करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, है ना बेटा? Yes, sir. तो एवरेज हीट निकालने के लिए अब आप देख रहे हो कि अगर R सेम हो और टाइम भी सेम हो, तो द ओनली फैक्टर विच इज वेरिएबल इज I इन दैट केस। तो I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, इस तरीके से I चेंज होता चला जा रहा है वहां पे, है ना? तो एवरेज करने के लिए आप क्या करोगे? इसका मीन लोगे और फिर इसका अंडर रूट निकालोगे, तभी आपको सिर्फ I मिलेगा। अदरवाइज क्या मिलेगा? I स्क्वायर मिलता, जो कि हमने यहां पर करके देखा था। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगेन हम दो सर्किट्स कंसिडर करेंगे और इन दोनों सर्किट्स के थ्रू हम कुछ करंट पास कराएंगे और हीट कितना डेवलप होता है वहां पर या डिसिपेट होता है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये मेरे पास एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर हमने कनेक्ट किया एक डीसी सोर्स के साथ। ऐसे ही एक और रजिस्टर है, इसको हमने कनेक्ट किया एक एसी सोर्स के साथ। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि जितनी हीट डीसी सोर्स इस रजिस्टर के थ्रू वन कंप्लीट साइकिल में डिसिपेट कराएगा, ठीक है, जितनी हीट ये डीसी करंट इस रजिस्टर के थ्रू वन कंप्लीट साइकिल में डिसिपेट कराएगा, उतनी ही हीट उतने ही टाइम में, या आप ऐसे समझें, चलो दूसरे तरीके से, पहले इसको ले लो। अगर हमने कहा यहां करंट था I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दैट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इज मूविंग थ्रू दिस रजिस्टर, तो यहां कुछ हीट डिसिपेट होना चाहिए। तो हमने वन कंप्लीट साइकिल की बात की कि जितनी हीट ये डिसिपेट कराएगा वन कंप्लीट साइकिल में, अगर उतनी ही हीट ये करंट भी डिसिपेट करा दे, तो इस करंट की वैल्यू इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। फिर से समझो, जितनी हीट एसी करंट डिसिपेट कराएगा इस रजिस्टर आर के अक्रॉस, अगर उतनी ही हीट डीसी सोर्स से पास होने वाला करंट भी सेम रजिस्टर के अंदर सेम टाइम में डिसिपेट कराए, तो उस करंट को, डीसी करंट की उस वैल्यू को हम एवरेज करंट यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बोलेंगे, ठीक है? Yes, sir. डेफिनेशन लिखनी है? Yes, sir. बोल दीजिए। लिखो। Virtual value is that steady current, virtual value of current is that steady current which would produce the same heat in given resistance in a given time as is done by the alternating current when passed through the same resistance for the same time.
when passed through the same resistance for the same time. अब देखो बेटा, ये I DC था आपका, DC करंट था, तो इसके अक्रॉस जो हीट डिसिपेट होगी बाय डेफिनेशन, अगर हम लोग फॉर DC बात करें तो H इज इक्वल्स टू I DC स्क्वायर R इंटू T। याद ये रखना है कि डीसी करंट की इसी वैल्यू को आप आरएमएस वैल्यू करेंगे या वर्चुअल वैल्यू भी करेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहां पर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा था, मान लिया फॉर दिस स्मॉल सैंपल ऑफ dt, इस स्मॉल करंट ने यहां कुछ हीट प्रोड्यूस कराया, तो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड dH and is equal to I square R dt। लिख सकते हैं, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो टोटल हीट निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड योर लिमिट्स मस्ट बी फ्रॉम 0 टू टाइम t, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे, वन कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे थे। तो H is equals to I square R, लेकिन I की वैल्यू तो हमें पता है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिखें R तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसको लिखेंगे I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 टू टाइम t। अब इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, I नॉट स्क्वायर R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा कन्वर्जन जब हम करेंगे इसकी, तो आपको H मिलेगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, H मिलेगा आई नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो 2 मैंने बाहर लिख लिया dt 0 टू टाइम t। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है बेटा, या cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और ये वाला 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी। अब आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ 0 टू टाइम टी dt माइनस 0 टू टाइम टी cos 2 ओमेगा टी dt, लिख सकते हैं। अब dt का इंटीग्रेशन तो होगा t माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिख सकते हैं बेटा। यस सर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था साइनसॉइडल वेवफॉर्म कि अगर हम एवरेज निकालें ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो योर नेट आंसर मस्ट बी 0। यस सर। तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। आप करके देख लें साइड में साइन 2 ओमेगा टी में अगर मैं लिमिट पुट करूं, अपर लिमिट हो गई टी, लोअर लिमिट हो गई 0, तो साइन 0 तो 0 होता है। अब अपॉन 2 ओमेगा को तो एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि लिमिट तो यहां पर अप्लाई होनी है। तो आपने लिखा 2 ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0। तो बेटा t से t कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस इज साइन 4 पाई माइनस साइन 0। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, बेटा साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है,
0, तो 0 माइनस 0 इज 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आपके पास H will be equal to I naught square R T by 2. This will be the heat in case of AC, and this is your second equation. अगर मैं 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर दूं, तो बेटा कंपेयरिंग 1 and 2, तो देखो I dc square RT is equal to I naught square R T by 2. RT से RT cancel out हुआ, so I dc is equal to I naught by under root 2. ठीक है? Yes, sir. और जब आप IDC की बात कर रहे हो, तो IDC को हमने पहले ही बोला कि क्या लिख सकते हैं, IRMS लिख सकते हैं, यानी IRMS IB is equal to I naught by under root 2 is the formula. रूट मीन स्क्वायर को लिखने के लिए या तो आप लिखें IRMS या फिर आप लिखें IB, यानी वर्चुअल वैल्यू। सिमिलरली आप E के लिए लिख सकते हैं ERMS और E वर्चुअल। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो आपके पास जो फॉर्मूलाज हो गए वो 2 फॉर्मूलाज हो गए, और वो 2 फॉर्मूलाज क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के I is equals to IB is equals to I naught by root 2, EB is equals to E naught by root 2. अब इस 1 by root 2 का मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो IB is equal to 0.707 times of I naught, या फिर IB is equal to 70.7% of I naught. ठीक है? Yes. तो यानी कि हमारी जो वर्चुअल वैल्यू है वो हमारी पीक वैल्यू का 70% है, अप्रोक्सीमेटली 70.7%, एग्जैक्ट वैसे 70% आप कह सकते हो। ठीक है ना? तो रूट मीन स्क्वायर समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? बेटा इससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं यहां से? Yes, sir. अच्छा देखो ध्यान से, ये मेरे पास I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है? और इसका इनिशियल फेज, ये इनिशियल फेज कह रहा है, ये है ओमेगा टी। ठीक, अब आपसे ये कहा गया कि सबसे पहले एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो जो एवरेज वैल्यू थी दैट वाज 60%, है ना, 63.7%। ये अगर मेरी पीक वैल्यू है आई नॉट, तो इसका 63.7% यानी ये होगा इसका 50%, तो 63.7% विल बी समवेयर हियर। यानी अगर मैं यहीं से एवरेज वैल्यू का ग्राफ बनाना शुरू करता तो वो कुछ ऐसे चलता, सेम फेज में चलता,
और यहां से वो ऐसे मूव कर जाता और यहां से वो 60% से ऐसे मूव कर, ठीक है। ये जो रेड कलर से हमने वेव फॉर्म बनाई, ये हमारी कौन सी वेव फॉर्म है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसको आप कह सकते हैं 63.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मुझे बनाना होता इसका वर्चुअल वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू इससे और थोड़ा सा ऊपर से पास करेगी, और जो हमने ब्लू लाइन से बनाई ये हमारी क्या होगी? 70 पॉइंट, ये होगी हमारी वर्चुअल वैल्यू विच इज 70.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है। Yes, sir. तो जो हमें हमारे घरों में मिलती है वो ये वाली वैल्यू मिलती है 70.7% ऑफ आई नॉट। अब देखना होगा होता क्या है। आपके पास आपके घर में एक सॉकेट के अंदर ये 3 प्लगइन्स होते हैं, और जनरली आपके पास जो प्लग्स होते हैं उसमें भी 3 पिन्स होती हैं। ये आपका अर्थ, ये लाइव, ये न्यूट्रल। अर्थ तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पर एक्सेस ऑफ करंट फ्लो कराने के काम आता है, जबकि जो न्यूट्रल है उसमें कोई करंट होता नहीं है। तो करंट किसमें है? लाइव में। तो न्यूट्रल का काम क्या होता है? न्यूट्रल का काम होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। Yes, sir. न्यूट्रल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। अब एसी की हम बात करें, ठीक है, तो सोचो वायर के अंदर बहुत सारे, ये लाइव वायर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जो ईएमएफ आ रहा है पीछे से हमें, वो कैसा आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। द फेज ऑफ द टाइम यानी द सैंपल ऑफ द टाइम टिल द ईएमएफ रिमेन्स पॉजिटिव। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इस एंड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे ना फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। Yes, sir. But as soon as the polarity gets reversed after the half cycle, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स in whatever direction they were moving, ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। Yes, sir. तो ऑन द होल देखा जाए इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है? अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, Yes, sir. and the movement of all those free electrons will constitute a certain current, Yes, sir. है ना। तो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू हमें मिल रही होती है ये जनरली इसी ऑसिलेशंस के थ्रू मिल रही होती है। इसी को हम लोग अपना ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और जो हमें मिल रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू। क्योंकि व्हाटएवर कंजम्पशन, जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमने जो कंज्यूम करा, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यूनिट्स वी हैव कंज्यूम्ड, और वो जो यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं दैट यूनिट्स आर इन द टर्म्स ऑफ पावर। इसीलिए हमने यहाँ पर हीट डिसिपेशन यूज करा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम, एंड योर पावर इज आई स्क्वायर आर और टाइम इज टी। तो जहां करंट का स्क्वायर हो गया और आप उस पर्टिकुलर फैक्टर की जो वैल्यू मीन वैल्यू निकाल रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? आरएमएस वैल्यू। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें रिसीव क्या होता है? हमें आरएमएस वैल्यू रिसीव होती है, हमें कभी भी पीक वैल्यू या एवरेज वैल्यू रिसीव नहीं होती। ठीक है ना? Yes, sir.
क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, यू आर पेइंग अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, और वो अमाउंट ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड क्या है? एनर्जी। यहाँ एनर्जी कंज्यूम्ड किस पर डिपेंड कर रही है कि कितनी पार आपने ड्रॉ करी, ठीक है? तो दैट पार इज आई स्क्वायर आर, विच बेसिकली डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब जितने ज्यादा अप्लायंसेस आप चला रहे हैं, ठीक है? आप ज्यादा अप्लायंसेस चलाओगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो ज्यादा पावर कंज्यूम होगी, है ना? यानी ज्यादा करंट आप ड्रॉ करोगे। यस सर। ठीक है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हमने यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े आज। पहला हमने पढ़ा एवरेज वैल्यू, आई एवरेज किसके बराबर होगा? 2I0/5। दूसरा हमने पढ़ा आई वर्चुअल यानी आरएमएस, आप इसको वी भी लिख सकते हैं या आरएमएस भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा I0/√2। ठीक है, अब बेटा न्यूमेरिकल्स करते हुए खास ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपसे कहे कि सिर्फ वो ये कहे दैट an AC source of 220 volts 50 hertz, अब इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या उसने ये बोला कि ये पीक वैल्यू है? नो सर। क्या उसने बोला कि ये एवरेज वैल्यू है? नो सर। अब उसने दोनों ही बातें नहीं बोली, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये क्या है? एक आरएमएस वैल्यू है। जब तक वो पीक और एवरेज के लिए स्पेसिफिकली ना बोले कि पीक वैल्यू ऑफ द एसी इज दिस, एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी इज दिस, जब तक वो ये ना बोले तब तक आपको ये मान के चलना है कि वैल्यू क्या दे रखी है? आरएमएस दे रखी है। ठीक है, यस सर। तो आरएमएस से आप पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। आरएमएस से कैसे पीक वैल्यू निकालेंगे? I0/√2, तो I0 इंटू सॉरी √2 इंटू IRMS, ठीक है? तो पीक वैल्यू निकल जाएगी। नाउ दीज फॉर्मूलाज आर आल्सो वैलिड फॉर ईएमएफ, यानी E average will be equal to 2 times of E0/5 and E RMS or E virtual is equals to E0/√2, ठीक है? यस सर। तो आई होप कि यहाँ से आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें करनी है। हमें बेसिकली ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी है जो कि अब इस चैप्टर में हमें करनी है अगले 3 कंपोनेंट्स के लिए, कि अगर हम एसी को रेजिस्टेंस के थ्रू पास कराएं तो क्या होगा। हमने डीसी में तो समझ ही लिया था कि डीसी में बड़ा आसान है, अगर सिर्फ करंट आई फ्लो कर रहा है तो ई मिल जाएगा या वी मिल जाएगा, और अगर वी है तो आई निकाल लेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ई इक्वल टू आई आर या वी इज इक्वल टू आई आर। अगर एसी पास करता है तो क्या होगा। सिमिलरली कैपेसिटेंस में भी जब एसी पास करेगा तो क्या होगा, उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन क्या होगी। ऑब्वियसली सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पावर डिसिपेशन हमें पता है I2R होती है, और हीट डिसिपेशन I2RT होती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में क्या होगी और साथ ही साथ इंडक्टर में क्या होगा। तो ये 3 चीजें हमें 3 चीजों की हमें स्टडी करनी है एसी के लिए, और जैसे ही ये 3 चीजों की स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर आपका एसी भी फिनिश ऑफ हो जाएगा। तो लेकिन ये 3 चीजों की स्टडी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जनरली कॉम्बिनेशन में भी आते हैं और इंडिविजुअली भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर फोकस करें, इतने ही पार्ट को स्टडी करें और इतने ही पार्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इंडिविजुअली, तीनों को अलग अलग देखेंगे कि एसी पास करने पे क्या होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आज वाली क्लास से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है फिर बेटा, आज इतना ही रखते हैं।
Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू।